डियर स्टूडेंट्स, कल्प इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और आप जैसा कि जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि थर्ड ग्रेड के एग्जाम को मात्र एक महीना ही रहा है। तो स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से अब आपको अपनी स्टडी के उस पैनेपन को परखना होगा। आपने अब तक जो स्टडी की है उसके उसके फ्रूट को देखना होगा कि कहां तक वो सक्सेस होता है। और स्टूडेंट्स के इसी मांग को कि सर लगातार वो कह रहे थे कि टेस्ट सीरीज को लेकर आइए, तो टेस्ट सीरीज के रूप में हम लेकर आए हैं सक्सेस मंत्र, जो अपने आप में आपकी सक्सेस का एक मंत्र है। इससे आप अपनी अब तक की जो तैयारी है उसके पैनेपन को देख सकते हैं। हम इसमें आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन देंगे, और जिस भी एग्जाम में, हर परीक्षा में ये आएगा, अगर आपका ये टॉपिक उस एग्जाम में है तो उस एग्जाम से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। हम ना केवल आपको ऐसे आने वाले एक्सपेक्टेशन जो हमारी है इन क्वेश्चंस को देंगे, बल्कि उनके आंसर्स को बताएंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे उनके पीछे की, जिससे आपकी जो कमी रह गई है थोड़ी बहुत उसको भी आप मेकअप कर सकें। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक ऐसी सीरीज है ये सक्सेस मंत्र जिसमें जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक ऑथेंटिक मटेरियल और विथ एक्सप्लेनेशन आपको अपनी सफलता की इबारत लिखने में हेल्प कर सके। तो स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, जब ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो तो आपको अपनी एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना है और 1 to 30 क्वेश्चंस नंबर लिखने, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आते हैं आपको उनके आंसर्स को लिखना है। और जैसे ही मैं उसका आंसर आपको बताता हूं, आपको अपने आंसर को सही या गलत देखना है। जहां तक मुझे लगता है आपके सारे आंसर्स जो है वो सही होंगे, लेकिन जो गलत आंसर हो उसको ध्यान से देखिए, आपने क्या गलती की, उस क्वेश्चन को समझने में क्या गलती की, उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिए और फिर आगे बढ़िए। और साथ ही साथ कमेंट में आप मुझे इस टेस्ट सीरीज के बारे में अपने आइडियाज और साथ ही साथ आपका क्या स्कोर रहा है इसको जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रही या नहीं। इसी तरह के नए टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे सक्सेस मंत्र में। तो स्टूडेंट, सक्सेस मंत्र को आगे बढ़ाते हैं और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और आपको उनका आंसर देना है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। जी हाँ, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला ऑप्शन वर्ब है, दूसरा एडवर्ब है, तीसरा एडजेक्टिव है और चौथा प्रेपोजिशन है। तो स्टूडेंट बताइए, इसमें आपका आंसर कौन सा सही है। तो अब तक आपने आंसर कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपने एडजेक्टिव अपना सही आंसर किया है, अपना आंसर दिया है, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करता। ये तो किसी एक्शन या स्टेट को बताने वाला वर्ड है, एक्शन या फिर स्टेट को बताता है। जबकि एडवर्ब जो होते हैं वो किसी दूसरे एडवर्ब को, वर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। प्रेपोजिशन दो नाउन्स के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, जबकि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की फीचर बताता है। तो अगर आपका आंसर एडजेक्टिव है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन के लिए। इन माय ओपिनियन शी शुड हैव रिजाइन्ड अर्लियर। तो देखिए यहां पर ये जो सेंटेंस है इसमें अर्लियर अंडरलाइन वर्ड है। आपको बताना है कि अर्लियर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी इस पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर करना है कि इस सेंटेंस में ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट, क्या ये एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है या एडजेक्टिव है। तो अगर आपका आंसर एडवर्ब है, यानी ए ऑप्शन अगर आपने किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, एडवर्ब इसलिए है कि यहां पर ये जो रिजाइन वर्ब है, शुड हैव रिजाइन जो वर्ब है, तो इसको मॉडिफाई करने का वर्ड काम कर रहा है अर्लियर। यानी अगर आपको पता है कि व्हेन, व्हाई, वेयर, इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। तो उसको रिजाइन करना चाहिए था कब, अर्लियर, यानी जो अब दिया है उससे थोड़ा पहले। जबकि कंजंक्शन दो क्लोजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। प्रेपोजिशन जैसे बताया दो नाउन के बीच के रिलेशन को बताती है, और एडजेक्टिव जो है
वो किसी नाउन या प्रोनाउन के फीचर को बताता है, इसलिए सही आंसर होगा एडवर्ब। यहां पर अर्लियर जो है वो एडवर्ब है और सही आंसर है ए। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं कि आपका आंसर, अब तक 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन के मामले में, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। जी हाँ स्टूडेंट, यहां पर फिर से अंडरलाइन वर्ड है और आपको बताना है माइन जो है अंडरलाइन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। फिर देखिए ऑप्शन है एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन या वर्ब। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। यस, अगर आपने किया है अपना आंसर प्रोनाउन तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वैसे भी आपको पता है कि माइन जो है वो एक प्रोनाउन है, जबकि माई जो है वो एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से माइन ही ऑफ स्ट्रक्चर में फ्रेंड ऑफ माइन नाउन के साथ इस तरीके से आता है। तो माइन जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। अगर आपने अपना आंसर सी किया है तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिना कोई देरी किए। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरजेक्शन। जी हाँ, अलग ही कैटेगरी होती है, एकदम लास्ट कैटेगरी जिसको हम कहते हैं एट पार्ट ऑफ स्पीच एक जो होते हैं उनमें लास्ट कैटेगरी, फाइनल कैटेगरी इंटरजेक्शन है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल है। सून, व्हेन, आउच, विद इन। जी हाँ स्टूडेंट, आपका आंसर अगर आउच है तो आपको आउच करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इंटरजेक्शन जैसे कि आप जानते हैं सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन को बताते हैं, सडन बर्स्ट भावनाओं के तीव्र प्रवाह को बताते हैं। यानी वो चाहे खुशी की हो, जॉय की हो, या हैप्पीनेस, वंडर, सरप्राइज या फिर एंगर, किसी भी तरह की जो फीलिंग्स होती है, हुर्रे या वाव, एलेक्स, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यहां पर आउच जो है वो एक इंटरजेक्शन है। तो आपने 4 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगर आपका अगला क्वेश्चन भी सही है तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ इस टेस्ट सीरीज में बैठे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडजेक्टिव। यानी इनमें से कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। देखिए स्टूडेंट, रैल्फ, बिलो, 15, वेट। तो आपको बताना है कि इनमें से डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से एडजेक्टिव का फंक्शन कौन सा वर्ड कर रहा है, तो आपको बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। जी हाँ स्टूडेंट, यहां पर 15 जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। रैल्फ जैसे किसी का नाम है तो ये नाउन है। बिलो जो है वो प्रेपोजिशन और साथ ही साथ एडवर्ब का फंक्शन करती है। जबकि 15 जो है, अगर आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से एडजेक्टिव कौन है, तो आप उसको किसी नाउन के साथ रख कर देखिए। तो अगर आपका वो सही तरीके से एक फ्रेज बनता है तो निश्चित रूप से आपने कहा 15 स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से ये स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। और वेट जो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है, इसलिए आपका सही आंसर जो है वो सी है। 5th क्वेश्चन का सही आंसर सी, एडजेक्टिव का एग्जांपल है 15। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है 6th क्वेश्चन, द कैट। जी हाँ स्टूडेंट, इसमें देखिए द कैट नॉक्ड अ वाज ऑफ द शेल्फ। जी हाँ, यहां पर अंडरलाइन जो वर्ड है ऑफ, इसके पार्ट ऑफ स्पीच को आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जनरली आपको एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पर्टिकुलर वर्ड जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है, या किसी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई फीचर भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन की तरफ विचार करते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन। The cat knocked a vase off the shelf. आपको बताना है इसमें ऑफ किसका काम कर रहा है। स्टूडेंट, ऑफ जो है यहाँ पे प्रोनाउन का, प्रपोजिशन का काम कर रहा है। डी ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया प्रपोजिशन दो नाउन के बीच के रिलेशन को बताता है।
वो पोजीशन से रिलेटेड नाउन के रिलेशन को भी एक्सप्रेस करता है, टाइम से रिलेटेड रिलेशन हो, यानी टाइम प्लेस इस तरीके के रिलेशन को बताने का काम प्रेपोजिशन करता है जब वो दो नाउन के बीच हो। तो यहाँ पर आवाज और द सेल्फ जो है वो यहाँ पर दो नाउन आपके सामने है, और वाज जो है वो सेल्फ से ऑफ हो गया, नीचे गिर गया, ये इसके रिलेशन को बता रहा है, इसलिए ऑफ यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है, 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 7th क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन सा what part of speech is the word water in this sentence। आपके सामने एक सेंटेंस है और इसमें water कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपको बताना है। तो स्टूडेंट ऑप्शंस आपके सामने हैं, they water the plants, noun, verb, conjunction, preposition। एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा। ऐसा कुछ नहीं आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। जरूरत इस बात की है कि आप उस टाइम जोश में होश ना खो दें और एकदम ध्यान से सही आंसर का सिलेक्शन करें, और साथ ही साथ उस सिलेक्शन को सही रूप में जो बबल है वो उसको अच्छी तरह फिलअप करें। और इस तरीके से अगर आपका आंसर बिल्कुल सही बैठेगा तो इजी क्वेश्चन भी आपको अच्छे मार्क्स दे जाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ज्यादा आते भी नहीं है, इक्का दुक्का क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट आ सकता है, तो उसकी चिंता आपको ज्यादा नहीं करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, दे वाटर द प्लांट्स, यहाँ पर दे जो है वो सब्जेक्ट है, जो एक प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं। वाटर द प्लांट्स, वो पौधों को पानी देते हैं, तो पानी देना यानी ये यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब। तो अगर आपका आंसर वर्ब जो है वो है बी ऑप्शन, अगर आपने चुना है तो आपका आंसर सही है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, वाटर नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर वाटर नाउन नहीं है, बल्कि यहाँ पर वर्ब के रूप में आ रहा है, दे जिसका सब्जेक्ट है। इस जगह पर आपको ये स्पेशली ध्यान देना है। तो अगर आपका आंसर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव। इन चारों सेंटेंसेस में से आपको ऐसा सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसमें एडजेक्टिव ना हो। हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए और आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली और बिगिनिंग अगर पेपर की अच्छी हो गई तो समझ लीजिए आपका उसी टाइम बिगिनिंग में ही आधा सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो आपको आगे के लिए कॉन्फिडेंस देता है। तो स्टूडेंट बताइए इसमें से कौन सा वर्ड है, कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। एक बार मैं सेंटेंस पढ़ देता हूं। ए ऑप्शन है, ही हैड चॉकलेट मिल्क, बी है द स्मॉल डॉग बार्क्ड, सी है सी हैड अ रेड स्कार्फ, और डी है कैन वी प्ले वॉलीबॉल। तो अब आप देखिए कि इन सेंटेंस में से कौन से में एडजेक्टिव नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं मिल्क, यहाँ पर चॉकलेट जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, जो मिल्क के टाइप को बता रहा है। उसी के बाद आप देखिए डॉग नाउन है जिसके आगे स्मॉल है जो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, जबकि यहाँ पर स्कार्फ जो नाउन है उसके लिए रेड जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। लेकिन लास्ट वाले सेंटेंस में आपको कोई भी एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है, कोई एडजेक्टिव इसमें नहीं है। कैन वी प्ले वॉलीबॉल, कैन जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, वी जो है प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, प्ले वर्ब है, वॉलीबॉल फिर से नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कोई एडजेक्टिव नहीं है। तो अगर आपने आंसर डी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, और वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ कॉन्क्रीट नाउन। जी हाँ, आपको ध्यान देना है, कॉन्क्रीट नाउन की तरफ आपको ध्यान देना है। 8वें क्वेश्चन के बाद हम डायरेक्टली 10th क्वेश्चन पर चले गए, हम 9th क्वेश्चन पर आते हैं। और अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 9th क्वेश्चन क्या है, द टीचर वाज एंग्री विथ अस। जी हाँ, द टीचर वाज एंग्री विथ अस। तो आपको बताना है कि इसमें एंग्री जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे ज्यादा इसी तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए हमने इसी तरह के क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है। कुछ स्टूडेंट जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इजी क्वेश्चन ही आएंगे। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन इजी आते हैं, क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आते। और ज्यादातर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट क्या होती है, मुझे आ रहे थे, आते हुए मैंने बबल गलत भर दिया, आते हुए मैंने ऑप्शन गलत चुन।
चूज कर लिया तो ये होता है। क्यों होता है? हड़बड़ाहट, कॉन्फिडेंस की कमी, पहले से ऐसे मान के चलना कि भाई भूत जो पेपर है वो बहुत मुश्किल आएगा, पेपर को लेकर बड़े बड़े हौवे और भूत आप पाल लेते हैं। और एक लाइन है कि फियर क्रिएट्स इट्स ओन गॉस्ट व्हिच आर मोर फियरसम देन द रियलिटी इटसेल्फ। यानी कई बार जो डर है वो अपने भूत पैदा करता है जो रियल के भूतों से डरावने होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत से स्टूडेंट्स पेपर के बारे में बहुत लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि बहुत मुश्किल आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप सारे इजी क्वेश्चन कर देते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आप देखिए द टीचर वाज एंग्री विद अस, इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रपोजिशन है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पर जो एंग्री वर्ड है वो? तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एंग्री वर्ड है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है। नाउन और बी की फॉर्म के बाद अगर नाउन और बी की फॉर्म जुड़े हुए तो अगला वर्ड जो होता है वो नाउन या एडजेक्टिव ही होता है जो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। यहाँ पर एंग्री, हु? द टीचर वाज एंग्री। आई एम बिजी, द टीचर वाज एंग्री। तो यहाँ पर एंग्री जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, इसलिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए कॉन्क्रीट नाउन? इनमें से कॉन्क्रीट नाउन कौन सी है ये आपको देखना है। इनमें से कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है इसकी बात बाद में करते हैं, पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन है रेस, कार, स्पीड, डैम। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपने सही आंसर कार चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कॉन्क्रीट नाउन एक ऐसी नाउन होती है जिसको आप सी, देख, छू सकते हो, यू कैन सी एंड टच, और जिसको आप देख छू सकते हो वही क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन होती है। हियर कार, कार इज अ कॉन्क्रीट नाउन। वी कैन से हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमने सही उत्तर चुना है। तो निश्चित रूप से अगर आपने कार आंसर किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मैं इस सीरीज को थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूं ताकि आपके आंसर्स और क्वेश्चंस जो है वो जल्दी जल्दी आते रहे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार होना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जॉन केम लेटर देन पीटर, द अंडरलाइन वर्ड इज। जॉन केम लेटर देन पीटर, द अंडरलाइन वर्ड इज। ऑप्शन है एडजेक्टिव, बी ऑप्शन एडवर्ब, सी ऑप्शन वर्ब, डी ऑप्शन नाउन। आपको बताना है कि इनमें से लेटर जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट जॉन केम लेटर, अब आप देखिए यहां पर अगर आपका आंसर एडवर्ब है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये केम वर्ब है जो कि एक वर्ब है, उसके बारे में बता रहा है व्हेन, कब आया, व्हेन, वेयर, व्हाई। इनके आंसर देने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब का फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर लेटर जो है वो टाइम को बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एक एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट बिना कोई देरी किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन आपके सामने है और वो भी एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ी सीरीज में ये एडवांस लेवल पर है। द वर्ड ओनली इज गिवन इन गिवन सेंटेंसेस इज। जी हाँ, आपके सामने 3 सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि जो ओनली वर्ड है जो अलग अलग सेंटेंस में वो किसका फंक्शन कर रहा है। देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं। इट वॉज हिज ओनली चांस, इट वॉज ओनली फुलिश, और टेक व्हाट आई हैव, ओनली लेट मी गो। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इसमें ओनली क्या है, ओनली किसका रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पर देखिए पहले आपके ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी। ए ऑप्शन कहता है एडजेक्टिव कंजंक्शन एडवर्ब, बी ऑप्शन कहता है एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन, और सी ऑप्शन कहता है एडजेक्टिव प्रेपोजिशन एडवर्ब, और डी ऑप्शन कहता है प्रेपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब। आपको बताना है कि यहाँ पर ओनली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसके लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो 1 बाय 1 आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। देखिए ऑप्शन को इस तरीके से देखिए। इट वॉज हिज ओनली चांस, चांस क्या है, एक नाउन है, और नाउन के आगे आने वाला वर्ड क्या होता है, डिटरमिनर यानी एडजेक्टिव होता है। तो पहले वर्ड में हमारे हिसाब से ओनली क्या है, एडजेक्टिव है। ही वॉज ओनली फुलिश, तो यहां पर ओनली जो है वो केवल मूर्ख ही था, नीरा मूर्ख। तो ओनली फुलिश, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये फुलिश जो एक एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। और
यहाँ पर टेक व्हाट आई हैव ओनली लेट मी गो, आप देख रहे हैं ये एक सेंटेंस है, क्लोज है, और यहाँ पर ये भी एक क्लोज है, और दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो ओनली कर रहा है, मेरे पास जो भी है तुम ले लो बस मुझे जाने दो। तो यहाँ पर ओनली जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का फंक्शन किसका होता है, कंजंक्शन का। तो अब आप देखिए एडजेक्टिव फिर से मिला लीजिए, हाँ एडजेक्टिव है, हाँ एडवर्ब है, ठीक है, ये कंजंक्शन है। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं है? तो आप देख पा रहे हैं बी ऑप्शन जो है वो इसी कैटेगरी का ऑप्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी हमने चुना और हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बी एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन। अगर आपका आंसर 12th क्वेश्चन में बी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्टूडेंट अब आप देखिए 13 क्वेश्चन आपके सामने है, और 13 क्वेश्चन कहता है आई वॉज डिस्ट्रेस्ड टू हियर अबाउट हिज डेथ। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड टू हियर अबाउट हिज डेथ। तो यहां पर आपको बताना है कि 13 क्वेश्चन में जो डिस्ट्रेस्ड वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का रोल जो है वो डिस्ट्रेस्ड प्ले कर रहा है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड टू हियर अबाउट हिज डेथ वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है? अगर आपका आंसर थोड़ा स्पीड के हिसाब से देखें तो अगर आपका आंसर जो है वो एडजेक्टिव है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैंने आपको भी बताया नाउन प्रोनाउन के साथ बी और उसके बाद कोई वर्ड आता है तो वो भी नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं डिस्ट्रेस्ड था, दुखी था, तो दुखी यानी वो नाउन की फीचर को बता रहा है, इसलिए यहां पर डिस्ट्रेस्ड जो है वो एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और 14th क्वेश्चन पर हम बढ़ गए हैं। 14th क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ब्लैंक इन नंबर। तो आपको बता दें कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, A 6, B 7, C 8 और D 9। यानी पार्ट ऑफ स्पीच आर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? यस, बहुत इजी क्वेश्चन है। वी कैन से देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कुछ ग्रामर की बुक्स में 9 पार्ट ऑफ स्पीच भी दिए रहते हैं, लेकिन एक्चुअली अभी तक जो इस मामले में एक यूनानिमस जो राय है वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। कुछ जो ग्रामेरियंस है वो डिटरमिनर को एक अलग कैटेगरी मानते हैं, लेकिन अभी तक हम इसको एडजेक्टिव में मानकर ही स्टडी करते आए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। द बेबी डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो आपको बताना है द बेबी डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। इनमें जो अंडरलाइन वर्ड है आइदर, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट आपके हिसाब से इसमें जो आइदर वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अगर आपका आंसर प्रोनाउन है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रोनाउन है यहाँ पर आइदर जो है, क्योंकि आइदर जो है वो एक डिटरमिनर भी हो सकता है, लेकिन अगर आइदर के बाद डायरेक्टली कोई नाउन आती है, आइदर पेरेंट जो सिंगुलर होती है, आइदर बॉय, आइदर गर्ल, आइदर डे, तो वो एक डिटरमिनर का फंक्शन करता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वर्ड जैसे यहाँ पर आइदर ही है, अगर वो ओ स्ट्रक्चर में है या फिर इसके बाद कोई वर्ब आती है डायरेक्टली, तो वो निश्चित रूप से प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहां पर ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि आइदर के बाद अगर डायरेक्टली नाउन है तो वो एक डिटरमिनर का फंक्शन कर रहा है, लेकिन अगर वो ऑफ स्ट्रक्चर में है या उसके बाद वर्ब का यूज हो रहा है तो वो हमेशा प्रोनाउन होगा। यहाँ पर ऑफ स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? जी हाँ स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैटेगरी से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो सब कैटेगरीज है उनको भी देख लिया है कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, कौन सा प्रोनाउन क्या फंक्शन करता है, हालांकि इससे क्वेश्चन कम ही आने की पॉसिबिलिटी है, डायरेक्टली ज्यादातर वर्ड पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी एक रेयर चांस में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव
जो एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड डेमो से बना है, जो प्रदर्शन करते हैं, किसी चीज को शो करते हैं। तो शो करने का फंक्शन जो है वो जो प्रोनाउन करते हैं या जो डिटरमिनर्स करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि दिस, दैट, दीज और दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन होते हैं। तो दैट बॉय इज माय फ्रेंड, दैट गर्ल इज माय नेबर। तो यहां पर दैट जो है अगर उसके बाद कोई नाउन आती है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। लेकिन अगर दैट के बाद कोई वर्ब आता है, वर्ब आती है, तो यहां पर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का फंक्शन करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दैट प्लस नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दैट प्लस वर्ब है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन दिस, दैट, दीज, दो जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये किसी चीज को दिस, दैट, दीज, दोज इस तरीके से शो करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट हम अपने, और वो क्वेश्चन जो है वो आपके सामने जो है आप देख पा रहे हो। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो है वो लगातार, सॉरी मैं आगे चला गया, और आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो 17 नंबर क्वेश्चन है, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। यहां पर आपको बुक्स आर और इस ब्लैंक में सही वर्ड का सिलेक्शन करना है, सही प्रोनाउन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन ए है वंस, बी ऑप्शन बी है वंस, ऑप्शन सी भी वंस, ऑप्शन डी भी वंस। यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनका मीनिंग जो है वो अलग अलग है। तो यहां पर कौन सा आएगा? देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको सही प्रोनाउन का सिलेक्शन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर अगर आपका आंसर मैं देने जा रहा हूं, अगर आपका आंसर सी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि वन के लिए आता है और वन का पॉजेसिव फॉर्म जो होती है वो वंस होती है। ये नहीं होता, ये एडवर्ब है इसलिए ये भी नहीं होगा। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लूरल के रूप में वन की जो प्लूरल फॉर्म है उसका पॉजेसिव है, जबकि हमें यहां कहना है कि बुक्स किसी की भी बेस्ट फ्रेंड्स होती है। तो इसलिए वंस जो है वो सिंगुलर के साथ करना पड़ेगा और सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन, और वो जो है आपको बताना है। क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी मनी? और नो, इट डजंट हेल्प मी एनी। द वर्ड एनी इच, दो सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इस और इस सेंटेंस में एनी जो है वो क्या फंक्शन कर रहा है। ऑप्शन ए है प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ऑप्शन बी है एडजेक्टिव और एडवर्ब, ऑप्शन सी है एडवर्ब और प्रोनाउन, और ऑप्शन डी है एडजेक्टिव एडजेक्टिव, यानी दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव है। तो आपके हिसाब से सही आंसर कौन सा है? तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर जो है वो बी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर मनी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। डू यू हैव एनी मनी तो एडजेक्टिव का फंक्शन है, यानी डिटरमिनर का फंक्शन है, और डिटरमिनर को हम एज अ पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव में लेते हैं। नो, इट डजंट हेल्प मी एनी, तो ये जो है वो एनी एडवर्ब के रूप में जो यूज है एनी का वो एक अलग यूज है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर एडजेक्टिव एडवर्ब, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, 19 क्वेश्चन, और जो है वो आपके सामने आ रहा है। यस, most of my near relatives live abroad and she was angry when I came near। तो अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है सही क्वेश्चन को बता रहा है। मोस्ट ऑफ माई नियर रिलेटिव्स लिव अब्रॉड और शी वॉज एंग्री व्हेन आई केम नियर। तो स्टूडेंट, यहां पर जो नियर जो है वो अंडरलाइन वर्ड है, और आपको बताने हैं कि दोनों सेंटेंस में ये यहां पर क्या फंक्शन कर रहे हैं। ऑप्शन ए है एडवर्ब और वर्ब, ऑप्शन बी है एडजेक्टिव और वर्ब, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, और ऑप्शन डी है एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो स्टूडेंट,
अगर आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली मैं आपको बताता हूं कि आपको इन दोनों में से सबसे पहले वन बाय वन इन पर विचार करना है। रिलेटिव्स है जो कि नाउन है, और नाउन को बताने वाला वर्ड डिटर्मिनर होता है या एडजेक्टिव होता है। तो नियर रिलेटिव्स जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पहले सेंटेंस में जो नियर है वो निश्चित रूप से एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अब आप सोचिए कि हमें दूसरे सेंटेंस में पता नहीं है कि ये एक्चुअल में यहां पर क्या फंक्शन कर रहा है, तो हम एक्सक्लूडिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से भी सेंटेंस को समझ सकते हैं कि ये तो तय हो गया कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा, और ये भी बात हो गई कि ये ऑप्शन जो तीनों है इनमें से हमें ये पता है शी वॉज एंग्री व्हेन आई केम नियर, यहां वर्ब केम है तो नियर जो है वो वर्ब तो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है वो समाप्त हो गए। तो अब आप देखिए शी वॉज एंग्री, अब दो ऑप्शन हमारे सामने जो दोनों में से कोई भी सही आंसर हो सकता है। तो शी वॉज एंग्री व्हेन आई केम नियर, वेयर, मैंने आपको कहा वेयर, व्हाई, व्हेन, ये बताया ये हमेशा क्या होते हैं, ये एडवर्ब होते हैं। तो अब आप देखिए एडजेक्टिव एडजेक्टिव, क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं जी, आपका सही आंसर होगा पहले सेंटेंस में नियर जो है वो एडजेक्टिव है और दूसरे सेंटेंस में नियर जो है वो एडवर्ब है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपके आंसर्स जो है वो आपको करते हुए थोड़ा विवेक शक्ति का एकदम बढ़िया सा यूज करना है, सही रूप में चुनना है अपने आंसर को रीचेक करते हुए। नेक्स्ट इज he left soon after or people lined up one after another। तो स्टूडेंट आपको बताना है इस सेंटेंस के आफ्टर और इस सेंटेंस के आफ्टर का पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि ये दोनों यहां पर अंडरलाइन वर्ड्स है। तो इनके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑप्शन है कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कंजंक्शन, एडवर्ब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन एडवर्ब। एक साथ आपके एक तरीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन में आपके 50 के आसपास क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि एक एक में कई बार दो दो तीन तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो वन ऑप्शन भी एक तरीके से एक सीधी लाइन में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस रूप में हम एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन को करना सीख रहे हैं। ही लेफ्ट सून आफ्टर, याद आया पिछले अपने क्वेश्चंस का? पीपल लाइन अप वन आफ्टर अनदर, पिछले क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन याद आई होगी। जी हाँ स्टूडेंट, सून आफ्टर, तो यहां पर आप देखिए he left soon after when, तो आप देख रहे हो he left soon after जो है यहां पर एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, जबकि people line up one एक प्रोनाउन है, अनदर दूसरा प्रोनाउन है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करे, वो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करे, वो प्रेपोजिशन होता है। तो इस रूप में अगर आपने सी ऑप्शन किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट अब तक हम 66% ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं। निश्चित रूप से आप अच्छा चल रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, और वो है 31st क्वेश्चन। क्वेश्चन है himself made the hurt, she hurt herself yesterday। आपको बताना है ये टाइप ऑफ प्रोनाउन, यानी ये कौन से टाइप के प्रोनाउन है। टाइप ऑफ प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और आपको इस क्वेश्चन को अगर सही आप करते हो तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन को आप सही करना सीख चुके हैं। और ऑप्शन ए है एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव। जी हाँ, आपको सही आंसर को चुनना है कि ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ये हिमसेल्फ जो एक ही वर्ड है, शी हर्ट हरसेल्फ और ही हिमसेल्फ, ये जो वर्ड्स है यहां पर किस प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो होगा एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव। अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही है, लेकिन माइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों की फॉर्म क्या होती है? एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की सेम होती है।
तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस एक्शन को बताता है जिसमें सब्जेक्ट खुद को ही रिफ्लेक्ट करता है। ही हर्ट हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, तो वो खुद पर ही चोट पहुंचाए। ही सो हिमसेल्फ इन द मिरर, या दे फाउंड देमसेल्व्स अमंग द क्राउड। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। तो अगर किसी सेंटेंस में अगर हमें ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन इस फॉर्म में मिलता है तो वो निश्चित रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है, नाम से पता है, आपको पता चल रहा है नाम से, एम्फेटिक का मतलब ही होता है किसी चीज पर बल देना या जोर देना। एम्फेटिक का मतलब होता है बल देना या जोर देना। तो स्टूडेंट अब आपको एक बात समझनी है कि अगर कोई सेंटेंस में ये इनमें से आपको हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, मायसेल्फ, ये वर्ड्स अगर बल देने के रूप में काम कर रहे हो तो इम्फेक्टिक जो है वो प्रोनाउन का काम करेंगे। और एम्फेटिक जो प्रोनाउन होते हैं वो एक्चुअल में केवल बल देने का काम करने के कारण सेंटेंस में कोई महत्वपूर्ण भूमिका उस रूप में नहीं निभाते हैं। सेंटेंस है उनके बिना भी कंप्लीट हो सकता है, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो ये अब आप इसमें देखिए, ही हिमसेल्फ मेड द हट, अगर आप इस सेंटेंस में इसको नहीं बोलते हो, ही मेड द हट, उसने झोंपड़ी बनाई, उसने ही हिमसेल्फ मेड द हट, उसने खुद झोंपड़ी बनाई। तो यहां पर हिमसेल्फ के बिना भी सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप इस तरीके से उस प्रोनाउन को ढक लेते हो और उसके बाद भी उसके मीनिंग में, सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है तो समझ लीजिए वो वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन है, चाहे उसकी पोजीशन सेंटेंस में कहीं पे भी हो। लेकिन आप देखिए कि ऑब्जेक्ट रूप में होने के कारण एक तो ये वर्ब के बाद आता है और दूसरा अगर आप इसको हटाते हो, शी हर्ट यस्टरडे, किसको, होम, तो इसका आंसर नहीं आ रहा है। उसने चोट पहुंचाई, कल चोट पहुंचाई, किसको, इसका आंसर नहीं मिल रहा है। मतलब अगर आप इसको हटाते हो तो इसके बिना सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो इस रूप में हर सेल्फ जो है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है जिसके बिना सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। जबकि यहां पर पहले सेंटेंस में हिमसेल्फ जो केवल क्या है, वो केवल और केवल एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट ये चीज आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो एक्चुअल में केवल बल देने के लिए काम में आते हैं। अगर आप उनको हटा भी लेते हो तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का फंक्शन करने के कारण उनकी पोजीशन को अगर सेंटेंस से हम हटा देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं निकलता है और ऑब्जेक्ट आपको डिमांड करता रह जाता है कि भाई मुझे भी दिखाओ, मैं भी आगे आना चाहता हूं। तो इसलिए यहां पर आपको ये चीज स्पेशली ध्यान में रखनी है, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव का ये अंतर, ना कि वर्ब के बाद आए तो रिफ्लेक्सिव है, वर्ब के पहले आए तो वो एम्फेटिक है, ये कोई अंतर इसमें मायने नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और हम बढ़ते हैं अपने 22nd क्वेश्चन की तरफ। ही राइट्स नीटली, शी सिंग्स वेल। तो स्टूडेंट यहां पर आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है पहले सेंटेंस में नीटली और दूसरे सेंटेंस में वेल, वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, बी ऑप्शन के अनुसार एडजेक्टिव है, सी ऑप्शन के अनुसार एडवर्ब एडजेक्टिव है और डी ऑप्शन के अनुसार एडवर्ब है। तो स्टूडेंट आपका आंसर आपको मिल चुका होगा। आपके हिसाब से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। जी हाँ, ये अगर आपके आंसर में डी अगर आपने चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इसको इजीली पता लगा सकते हो। राइट्स हाउ, मैनर पूछ रहा है तो मैनर, रीजन, रिजल्ट, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, उनको बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। वर्ब से क्वेश्चन पूछे हाउ, कैसे, नीटली, तो ये एडवर्ब है। सी सिंग्स हाउ वेल, तो ये भी एडवर्ब है जो गुड का एडवर्ब फॉर्म है, इसलिए यहां पर दोनों वर्ड एडवर्ब का फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, माय सूप इज टू हॉट। जी हाँ स्टूडेंट, आपको बताना है कि क्या आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें जो दो ऑप्शन दिए गए अंडरलाइन,
वो आप पकड़ पाते हो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। माई सूप इज टू हॉट, हॉट जो हेडलाइन है, दीज टूल्स आर टोटली यूजलेस। तो आपको बताने हैं कि यहां पर हॉट और यूजलेस जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला ऑप्शन है एडजेक्टिव एडवर्ब, बी ऑप्शन है एडजेक्टिव एडजेक्टिव, सी ऑप्शन है एडजेक्टिव एडवर्ब एडजेक्टिव एंड डी ऑप्शन है एडवर्ब एडवर्ब। तो पता लगाइए कि इसमें हॉट और यूजलेस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट अगर आपका आंसर एडजेक्टिव एडजेक्टिव है तो आपका आंसर यानी बी ऑप्शन आपने सही किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। माई सूप इज हॉट, यानी सूप ही क्या है, हॉट है। जैसे कि मैंने कहा नाउन बी की फॉर्म आपके सामने है, तो ये यहां पर ध्यान रखना है, टू को देखकर इसको एडवर्ब मत कर देना। माई सूप इज हॉट, आप इसको ऐसे पढ़िए। तो ये क्या है, सूप ही हॉट है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। दीज टूल्स आर टोटली यूजलेस, टोटली को आपको नहीं पता ना, दीज टूल्स ही क्या है, यूजलेस है, इसलिए ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। यानी नाउन और प्रोनाउन की फीचर बता रहे हैं, इसलिए दोनों वर्ड्स ही एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है यस 24th क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है कि इसमें कौन से पार्ट ऑफ स्पीच। फिर से, वाटर वॉज रनिंग डाउन द हिल्स और माई फ्रेंड ट्रिपल्ड ओवर हिज शूलेसेस एंड फेल डाउन। यहां पर डाउन जो वर्ड्स है, सेम वर्ड है यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, या सेम पार्ट ऑफ स्पीच। मैं हिंट क्यों दूं आपको, तो आपको बताना है कि क्या दोनों फंक्शन जो दोनों सेंटेंसेस उसमें डाउन जो वर्ड है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस, डाउन, डाउन। ऑप्शन है एडजेक्टिव प्रेपोजिशन, ऑप्शन बी प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन, ऑप्शन सी प्रेपोजिशन एडवर्ब, ऑप्शन डी है एडवर्ब और प्रेपोजिशन। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर फिर से, द वाटर वॉज रनिंग डाउन द हिल्स, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रनिंग डाउन द हिल्स, हिल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिल्स की डाउन। तो पहला वर्ड जो है यहां पर डाउन जो है वो एक्चुअल में प्रेपोजिशन है, जबकि दूसरा वर्ड है फेल, shoelaces and fell down, कहां, where, down। तो इसलिए डाउन क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो प्रेपोजिशन एडवर्ब है हमारा सी ऑप्शन। अगर आपने चुना है तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। जी हाँ स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सॉरी 25th क्वेश्चन में हम आ गए हैं। अब ज्यादा सफर नहीं बचा है और 25th क्वेश्चन फिर से पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर है। आपको बताना है, ए ट्रक वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ देयर शॉप, द कैट जंप्ड ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड। तो आपको बताना है कि इन फ्रंट ऑफ और ऑन टॉप ऑफ, तो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन है, एडवर्ब प्रेपोजिशन है या एडवर्ब एडवर्ब है। या स्टूडेंट इन दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच को आपको बताना है कि यहां पर जो गिवन वर्ड्स है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर आपका आंसर नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लीजिए और बताइए आराम से। यस, तो अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। अगर आपका आंसर प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप देखिए यहां पर शॉप, देयर शॉप के इन फ्रंट ऑफ, पोजीशन बता रहा है शॉप के, और कबर्ड के सेंस में भी ऑन टॉप ऑफ। तो आप देख पा रहे हैं ऑन टॉप ऑफ और इन फ्रंट ऑफ दोनों जो है वो प्रेपोजिशन है, एक तरीके से ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशंस है। तो ये एक मल्टीवर्ड प्रेपोजिशन है जो यहां पर किसी नाउन की पोजीशन को बताने का फंक्शन कर रही है, और इसलिए ये दोनों ही क्या है, ये दोनों वर्ड ही प्रेपोजिशन है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 26, दिस इज माई चेयर, दिस चेयर इज योर्स। तो स्टूडेंट आपको बताना है फिर से पार्ट ऑफ स्पीच, दिस के पार्ट ऑफ स्पीच को आपको बताना है, अंडरलाइन वर्ड है, आपको बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है यहां पर दिस। और इस जो ये पार्ट ऑफ स्पीच है
उनको आप ध्यान से देखिए कि क्या फंक्शन कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है एडजेक्टिव प्रोनाउन, बी ऑप्शन है एडजेक्टिव एडजेक्टिव, सी ऑप्शन है प्रोनाउन प्रोनाउन और डी ऑप्शन है प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि यहां पर दिस जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन कर रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपका आंसर डी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया दिस दैट दीज दो जो होते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकते हैं और प्रोनाउन के रूप में भी आ सकते हैं। अगर इनके बाद डायरेक्टली कोई वर्ब आ रही है तो वो ये सेम वर्ड क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अगर ऑफ स्ट्रक्चर में या इस रूप में आ रहे हैं उसके बाद वर्ब आ रही है तो प्रोनाउन होगा, लेकिन उनके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो डिटरमिनर यानी यही वर्ड क्या होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी के रूप में एडजेक्टिव होंगे। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव का जो अपना ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 26th क्वेश्चन में, द दिस पेन इज हिज इज अ कॉस्टली वन। तो आपको बताना है फिर से दोनों सेंटेंस में हिज जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन कर रहे हैं। दिस पेन इज हिज एंड हिज इज अ कॉस्टली वन। जी हाँ स्टूडेंट को बताना है कि इस जगह हिज जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपने पहला ऑप्शन चुना है ए प्रोनाउन प्रोनाउन तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर हिज जो है वो एडजेक्टिव रूप में भी आता है और हिज जो है वो प्रोनाउन रूप में भी आता है। अगर हिज के बाद कोई नाउन हो तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन हिज के बाद अगर कोई वर्ब हो या हिज जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप में काम आ रहा हो तो भी वो प्रोनाउन का ही काम करेगा। दिस पेन इज हिज। आपको इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहां पर हम कहते हैं कि ये किसी लड़की का पेन होता तो हम कहते हैं दिस पेन इज हर, नहीं कहते, हम कहते हैं हर्स। लेकिन हिज के मामले में क्या है, उसके प्रोनाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो सेम है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अगर ये हर्स होता है तो ये हिज यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये भी यहाँ पर प्रोनाउन का ही फंक्शन कर रहा है। इसलिए दोनों पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो दोनों सेंटेंस में हिज जो है वो प्रोनाउन का ही फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, और जो कि आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और आपको ध्यान रखना है। द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग वर्ड्स इनटू पार्ट ऑफ स्पीच इज। पार्ट ऑफ स्पीच में जब हम किसी वर्ड को डिवाइड करते हैं तो उसका बेसिस, उसका आधार क्या होता है, ये अपने को देखना है। मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, फंक्शन, स्पेलिंग को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सही है। यानी जब हम वर्ड्स को पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं तो उनका आधार क्या है, क्या उनका मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, फंक्शन है या स्पेलिंग है। तो हाँ स्टूडेंट, यहां पर आपका आंसर अगर सी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच जो कैटेगरी का डिवाइड करते हो कैटेगरीज में डिफरेंट वर्ड्स को, वो उनके फंक्शन के बेस पर करते हो। एक सेंटेंस में का फंक्शन क्या है, भले उनकी स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग उनका सेम निकल रहा हो, लेकिन अगर उनका फंक्शन वहां पर वो क्या कर रहे हैं उस हिसाब से हम उनको डिस्क्राइब करते हैं कि इस सेंटेंस में वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। इस रूप में जो है वो फंक्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 29th क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन है आपके सामने, द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दैट इज हाईली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इज। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं और उनमें जो हाईली डिफरेंट होती है वो कैटेगरी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, नाउन, एडवर्ब, preposition और डी ऑप्शन इंटरजेक्शन। तो आपको बताना है हाईली डिफरेंट कैसे है। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या होना चाहिए, अगर आपका आंसर इंटरजेक्शन है
तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इस चीज के पीछे हाईली डिफरेंट होने के कारण, वैसे तो हर कैटेगरी अपनी दूसरी कैटेगरी से अलग है, लेकिन इंटरजेक्शन अपने बाकी सेंटेंस से ग्रामेटिकली जुड़े हुए नहीं रहते। वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो वाव एक अलग है, सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन को बताते हैं, इनका फंक्शन बिल्कुल अलग है, ये किसी वर्ड को अदर वर्ड से कनेक्टेड नहीं है इस रूप में, इसलिए इंटरजेक्शन है वो हाईली डिफरेंट है, बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग है। इसलिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे, सेंटेंस से ग्रामेटिकली कनेक्टेड रहते हैं, बल्कि जबकि इंटरजेक्शन जो है वो एकदम अलग टाइप की कैटेगरी है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटरजेक्शन बाकी वर्ड से हाईली डिफरेंट है। नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और वो कह रहा है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसको चुने। तो आपको देखना है कि बड़ा अजीब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या है, और पहला ऑप्शन है प्रोनाउन, बी ऑप्शन वर्ब, सी ऑप्शन कंजंक्शन एंड डी ऑप्शन एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स आपके हिसाब से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वर्ड्स की। जी हाँ, ये थोड़ा सा पजलिंग क्वेश्चन हो सकता है और कई लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसका डिसाइड कैसे करें, सब अपनी अपनी जगह, मेरे तो सारे ही बेटे एक जैसे हैं मेरे लिए। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है वर्ब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, एक अकेली वर्ब है वो किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकती है, बाकी कोई जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए वर्ब इज द वर्ड, वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब जो होता है वो ही वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वर्ब ही किसी सेंटेंस के टेंस को डिसाइड करती है, उसके मीनिंग को एक नया रूप देती है, इसलिए वर्ब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, ये है अगर आपको, अब आप अपनी सबसे पहले मार्क्स को देखिए, अगर आपने इस टेस्ट के अंदर 25 से अबव क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से 25 से अबव अगर आपके क्वेश्चन सही है, 25 इक्वल और अबव, तब आप सही दिशा में अपनी तैयारी कर रहे हो। लेकिन जिन लोगों के कम मार्क्स बने के दुके कम, जिन्होंने अपनी सिली मिस्टेक्स कर दी, कोई बात नहीं, आगे से आप बड़े ध्यान से धीरज से जो बताई गई चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के क्वेश्चन को कीजिए। स्टूडेंट्स कल्प इंग्लिश एकेडमी ने आपके लिए ये 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और हम अलग अलग जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है इस तरीके के टेस्ट सीरीज आपके सामने लाते रहेंगे। आपको अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट जरूर बताएं, कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि आपके कितने मार्क्स बने इस कैटेगरी, इस टेस्ट के अंदर, और आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कल्प इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन, साथ ही अदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स है वो मिलती रहेगी। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सक्सेस मंत्र के साथ आपकी ये जर्नी चलती रहे, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। थैंक यू, गुड नाइट।